नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? आधे दोस्तों चढ़ो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? दोस्तों कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है और आप सभी लोग इन टेस्ट को दे रहे हो और इनका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग मेरे सामने देख रहे हो। ओके, डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों डेली रात को 11:30 बजे आपका चलेगा दोस्तों, डेली। ओके, एक मिनट दो, मैं कमेंट ऑन कर लेता हूँ। सब लोग आ जाइए दोस्तों एक बार। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ओके सर, मेरा फर्स्ट डे आज। ओके, जिनका फर्स्ट डे दोस्तों वो तो फिर क्लास में मत आओ। तो दोस्तों अब देखो, आज का टेस्ट था दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति माप को लेकर। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, सभी लोगों ने टेस्ट दिया या नहीं दिया? दोस्तों सभी लोगों ने टेस्ट दिया या नहीं दिया दोस्तों बताइए। कल भी आपके 2 टेस्ट होंगे, कल तो और भी धांसू क्लास होने वाली दोस्तों, कल तो और भी बहुत कुछ होने वाला है जिसकी सूचना मैं आपको सुबह दूंगा। ओके, चलिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न था मित्रों। अच्छा दोस्तों, अब मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न बाई लैंग्वेज कर दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो मजा आ गया दोस्तों। अब आप लोगों को देखिए, छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य कौन सा है? कि छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच करने हेतु उचित माध्य कौन सा है? गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक? दोस्तों अब देखो, मैं आपको बता दूं, देखो गुणोत्तर माध्य जो होता है ना, गुणोत्तर माध्य, ये तो अपन कह सकते हैं कि वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए। ओके, आगे वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए, या दोस्तों अपन कह सकते हैं सूचकांकों का, इंडेक्स का मापन करने हेतु, इंडेक्स का मापन करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं, गुणोत्तर माध्य का। ओके, जब क्या, और समांतर माध्य का प्रयोग जो होता है वो औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है, औसत ज्ञात करने हेतु, यानी औसत एवरेज ज्ञात करने हेतु। औसत ज्ञात करने हेतु समांतर माध्य, चाहे वो औसत अंक हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों। बहुलक का प्रयोग जो होता है मित्रों वो होता है भविष्यवाणी या अनुमान लगाने हेतु, भविष्यवाणी ऑब्लिक अनुमान लगाने हेतु, अनुमान लगाने, भविष्यवाणी और अनुमान लगाने हेतु बहुलक का प्रयोग करते हैं। जबकि छात्रों के गुणात्मक तथ्यों का मापन करने के लिए, गुणात्मक तथ्यों का मापन करने के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। माध्यिका किसी श्रेणी का मध्य भाग होता है, माध्यिका किसी श्रेणी का मध्य भाग होता है जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। तो माध्यिका श्रेणी का 75% भाग होता है। माध्यिका जो होता है वो श्रेणी का 50% भाग होता है, 50% भाग है। ओके, जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। और माध्यिका और जो बहुलक है ये दोनों के दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माध्य? स्थिति माध्य होते हैं, अर्थात पोजीशन माध्य है, जो अपनी पोजीशन को दर्शाने का कार्य करते हैं। अर्थात दोनों, ये दोनों के दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के जो भाग है वो आपके स्थिति माध्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो माध्यिका श्रेणी का 50% भाग होता है। बहुलक का उपयोग भविष्यवाणी या अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। और माध्यिका और बहुलक जो है तो स्थिति माध्य अर्थात पोजीशन मीन के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। ये स्थिति माध्य के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका माध्यिका। ओके, आगे सूचकांकों की गणना में सबसे बेस्ट माध्य कौन सा? तो सूचकांकों की गणना करने की, देखो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। सबसे पहले तो आपको बताओ ये तीनों के तीनों जो माध्य गणित, ओके, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये तीनों के तीनों जो माध्य है मित्रों, ये तीनों के तीनों माध्य गणितीय माध्य है, अर्थात मैथमेटिकल मीन इनको कहते हैं। ये गणितीय माध्य, इनको मैथमेटिकल मीन कहते हैं। ये गणितीय माध्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ओके,
उसके बाद दोस्तों समांतर माध्य का उपयोग जो था वो औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है, औसत ज्ञात करने हेतु। तो औसत ज्ञात करने हेतु समांतर माध्य काम में लेते हैं। जबकि दोस्तों अगर बात करो समय दूरी चाल गति, समय दूरी चाल गति, चाल गति, समय दूरी चाल गति का मापन करने हेतु, समय दूरी चाल गति का मापन करने हेतु, समय दूरी चाल गति का मापन करने हेतु हरात। तो मित्रों अपन कह सकते हैं समय का मापन करने, दूरी का मापन, चाल गति का मापन करने हेतु दोस्तों किसका, हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है, हरात्मक माध्य का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो मित्रों मैं कहता समय का मापन करने के लिए, दूरी का मापन करने के लिए, चाल का मापन, गति का मापन करने के लिए दोस्तों हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों विभिन्न प्रकार के सूचकांकों की गणना करने के लिए दोस्तों गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहते हैं फिशर का जो गुणोत्तर माध्य होता है वो सबसे अच्छा माध्य माना जाता है। ओके, तो सूचकांकों की गणना करने के लिए गुणोत्तर माध्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मित्रों आप ये भी जानते हो सूचकांकों का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ली के द्वारा किया था। यानी इटली का जो सांख्यिकी था कार्ली सूचकांकों का जनक माना जाता है, जिसने सूचकांकों की गणना करने के लिए दोस्तों गुणोत्तर माध्य की बात की गई थी। सूचकांकों का मापन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी आधार वर्ष की। दोस्तों अगर बात है आधार वर्ष की दुकान, ओके मतलब आगे अब देखो तो मैं तो आधार वर्ष की बात अपन कर सकते हैं। तो कार्ली को सूचकांकों का जनक कहते हैं। सूचकांकों का मापन करने के लिए आधार वर्ष की जरूरत होती है, यानी किसी न किसी वर्ष को आधार मानकर सूचकांक का मापन किया जाता है, और जिस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है उसका सूचकांक दोस्तों 100 माना जाता है। ओके, माध्य का जो होता है तो गुणात्मक तथ्यों का मापन करने के लिए, तो गुणात्मक तथ्यों का मापन करने के लिए, गुणात्मक तथ्यों का मापन करने हेतु, गुणात्मक तथ्यों का मापन करने हेतु, ओके, तो गुणात्मक तथ्यों का मापन करने हेतु माध्यिका का प्रयोग होता है, जिसमें ईमानदारी, सुंदरता, चातुर्य, बौद्धिक स्तर वगैरह जो भी हो इन सभी का मापन करने के लिए दोस्तों माध्यिका का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप ईमानदारी की बात कर सकते हो, ईमानदारी की बात कर सकते हो, सुंदरता की बात कर सकते हो, चातुर्य की बात कर सकते हो। इन सब का मापन करने के लिए दोस्तों ईमानदारी, सुंदरता, चातुर्य इन सब का मापन करने के लिए दोस्तों माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। जबकि विभिन्न प्रकार के सूचकांकों की गणना करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग होता है, गुणोत्तर माध्य का प्रयोग होता है। सूचकांकों का जनक कार्ली को माना जाता है, जो इटली का एक सांख्यिकी है। सूचकांकों की सर कौन से फोल्डर में रिकॉर्डेड क्लासेज है बेटा? अब आपके जितने भी दोस्तों ये रिकॉर्डेड, ये जितने भी टेस्ट सीरीज के नाम से होंगे ना, ये जितने भी टेस्ट सीरीज के आपको एक टेस्ट सीरीज का एक अलग से फोल्डर मैंने दे दिया दोस्तों का। आगे में तो आगे क्लियर में तो आगे, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अगला पर। फिर मैंने कहा दोस्तों कि किस माध्य में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता। चरम मूल्य से देखो, अब मैं आपको एक बात के लिए दूं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये तीनों के तीनों जो माध्य मित्रों, ये तीनों के तीनों माध्य कौन से माध्य? गणितीय माध्य। और जितने भी गणितीय माध्य होते हैं तो उन गणितीय माध्य, ये गणितीय माध्य और जितने भी गणितीय माध्य वो चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित। ओके, चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, यानी चरम मूल्यों पर इनका दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। लेकिन बहुलक जो होता है मित्रों वो एक स्थिति माध्य होता है। बहुलक जो होता है मित्रों ये कौन सा माध्य होता है? स्थिति माध्य होता है। ये एक प्रकार का स्थिति माध्य मोड। ओके, बहुलक शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के ला मोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फैशन या रीति रिवाज। इसका अर्थ फैशन या रीति रिवाज, इसका शाब्दिक है तो शाब्दिक अर्थ फैशन या रीति रिवाज। बहुलक का उपयोग दोस्तों भविष्यवाणी करने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। बहुलक किसी श्रेणी का वो मान होता है जिसका दो बहुलक की किसी भी श्रेणी का दोस्तों वो मान होता है, बहुलक किसी श्रेणी का वो मान होता है मेरे प्यार से, बहुलक किसी श्रेणी का वो मान होता है जिसके अंदर जिसकी बारंबारता अधिक होती है, जिसका मान अधिक होता है, वो उस श्रेणी का बहुलक मान कहलाता है, उसे उस श्रेणी का बहुलक मान कहलाता है। तो बहुलक एक स्थिति माध्य होता है। बहुलक शब्द फ्रांसीसी भाषा के ला मोड शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फैशन या रीति रिवाज। दोस्तों बहुलक किसी श्रेणी का वो मान होता है जिसके दोस्तों जिसकी बारंबारता अधिक होती है, जिसका लक अधिक होता है। ओके, बहुलक का उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है, यानी मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी का मापन करने के लिए बहुलक काम में लिया जाता है। बहुलक श्रेणी का वो मान होता है जिसके बारंबारता अधिक होती है, ये एक स्थिति माध्य होता है। और सबसे बड़ी बात है, बहुलक को अगर सतत श्रेणी में बहुलक की जब बात करें तो सतत श्रेणी में बहुलक के लिए दोस्तों एक ग्राफ बनता है जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम।
इसको तो हिस्टोग्राम वक्र बनता है। तो सतत श्रेणी में बहुलक के मान को दर्शाने के लिए एक ग्राफ बनता है जिसको हिस्टोग्राफ वक्र कहा जाता है, हिस्टोग्राफ वक्र कहा जाता है। तो बहुलक चरम मूल्यों से सबसे कम प्रभावित है, यानी जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, अधिक मूल्य या कम मूल्य से बहुलक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रेणी का अधिक मूल्य क्या है, कम मूल्य क्या है, इससे बहुलक की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अतः बहुलक का मान स्थायी रहता है। जैसे मान लो मैं कह दूं 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 10 है, 15 है या 20 है। अब इससे 220 ये इसका चरम मूल्य, 20 इसका एक्सट्रीम वैल्यू है। इस 20 का 200 बहुलक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुलक का मान कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। यानी 20 का, 30 का, 40 का 200 बहुलक के मान से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि बहुलक जो होता है मित्रों, बहुलक हो गया या माध्यिका हो गया, ये दोस्तों चरम मूल्यों से सबसे कम प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के स्थिति माध्य होते हैं, और जो केंद्रीय प्रवृत्ति के स्थिति माध्य होते हैं दोस्तों, इनका चरम मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चरम मूल्यों के ऊपर इनका किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता मेरे लाडलो, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगला मैंने कहा तो व्यक्तिगत अवलोकन के विचलनों का योग शून्य होता है। तो मित्रों आप जानते हो कि अगर मित्रों समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। ये बात आप सभी जानते हो कि समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है मित्रों के। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। और एक बात ध्यान रखना मित्रों कि समांतर माध्य से ज्ञात पद विचलनों के वर्गों का योग, पद विचलनों के वर्गों का जो योग होता है, मित्रों वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग, पद विचलनों का यानी डेविएशन की बात आती है, तो पद विचलनों का योग तो दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। लेकिन पद विचलनों के वर्गों का जो योग होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग तो कम होता है, समांतर माध्य से ज्ञात किए पद विचलनों का योग क्या होता है, 0 होता है मित्रों के, क्या होता है, 0 होता है। क्लियर मित्रों, ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे किसी श्रेणी में बहुलक मूल्य कौन सा होता है, तो सीधी सी बात है तो बहुलक के बारे में क्या क्या खास बात है। तो बहुलक के बारे में एक तो ये खास बात है कि बहुलक एक स्थिति माध्य है, ये एक पोजीशन माध्य, स्थिति माध्य। ओके, बहुलक शब्द फ्रांसीसी भाषा के ला मोड शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है फैशन ऑब्लिक रीति रिवाज, इसका शाब्दिक अर्थ फैशन ऑब्लिक रीति रिवाज। ओके, बहुलक को इंग्लिश में अपन मोड जेड से डिनोट करते हैं मित्रों के। बहुलक श्रेणी का वो मूल्य होता है जिसकी सर्वाधिक आवर्ती या सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है दोस्तों, वही उस श्रेणी का बहुलक मान माना जाता है। यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है मित्रों, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसे उस श्रेणी का बहुलक मान कहा जाता है। यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उस श्रेणी का बहुलक मूल्य कहलाता है, उसे उस श्रेणी का बहुलक मूल्य कहा जाता है। बहुलक मूल्य की बात करें तो चरम मूल्यों की बात करें तो मित्रों चरम मूल्यों पर दोस्तों बहुलक का क्या प्रभाव पड़ता है, न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। यानी चरम मूल्यों पर बहुलक का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। ओके, यानी एक्सट्रीम वैल्यू से बहुलक सबसे कम प्रभावित होता है। अच्छा बोलो, बहुलक जो होता है सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है मित्रों। बहुलक मान सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, बहुलक का मान सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। बहुलक जो था उस श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, बहुलक जो था उस श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। ओके, और बहुलक श्रेणी का वो मान होता है जिसकी सर्वाधिक आवर्ती होती है, यानी सबसे ज्यादा आवर्ती वाला मान होता है वो बहुलक कहलाता है। बहुलक एक स्थिति माध्य होता है जिसका प्रयोग दोस्तों स्थिति माध्य जो इसका प्रयोग दोस्तों अपन कहते हैं औसत जूतों के आकार, औसत कपड़ों के आकार, औसत जोतों का आकार। तो बहुलक का जो उपयोग होता है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि बहुलक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो एक तो आप कह सकते हो भविष्यवाणी करने के लिए, भविष्यवाणी करने हेतु। ओके, भविष्यवाणी करने हेतु बहुलक का प्रयोग करते हैं। एक होता है अनुमान लगाने हेतु,
अनुमान लगाने हेतु भी दोस्तों बहुलक का उपयोग करते हैं। फिर मैं कह दूं औसत जूतों के आकार, औसत जूतों के आकार, औसत जूतों के आकार, औसत कपड़ों के आकार, औसत मोजों के आकार, औसत टाई का आकार, जो अपने पहनने की जितनी भी चीजें होती है इन सभी के लिए बहुलक का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुलक के आधार पर बीजीय विवेचन भी संभव नहीं होता, यानी बीजीय विवेचन संभव नहीं है मित्रों, बीजीय विवेचन संभव नहीं होता। तो इससे बहुलक के आधार पर बीजीय विवेचन भी संभव नहीं होता। मेरी बात को सुनना और समझना। तो आज अपन इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने दिल से अब वादा करो कि सर आपसे हम वादा करते हैं आज इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के टॉपिक को नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज केंद्रीय टॉपिक, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पूरा हम रिवाइज कर लेंगे। मैंने तुम्हारी दोस्तों जिज्ञासा को ध्यान में रखते अब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तैयार कर लिया। मैंने कहा था दोस्तों कल रीड का एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर देखना दोस्तों काउंटडाउन आप लोग देखना कल से। उसके बाद दोस्तों 1 तारीख से तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूंगा दोस्तों कि आप लोग कहोगे यार सर आपने 999 रुपए क्यों लिए हमसे, कम से कम 7-8 हज़ार रुपए तो आपको लेने चाहिए। तो दोस्तों ये आपके मनों से निकलेगा दोस्तों, ये मैं वादा कर रहा हूं मित्रों। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मेरे को तुम्हारा रिजल्ट चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए सारे कंटेंट रेडी कराना काम है। कल से तुम्हारे लिए 2 टेस्ट है, कल से तुम्हारे 2 टेस्ट हो रहेंगे। वो कौन से आएंगे सुबह जानकर दूंगा, शानदार। कल से तुम्हारा मैथमेटिक्स का भी टेस्ट आएगा। ओके मित्रों, आगे तो ये सारी बातें आपको बता चुका। अगला प्रश्न, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या होता है? वर्गों का, यहां पर वर्गों के बारे में पूछा है, वर्गों की बात। तो मित्रों मैंने क्या कहा कि समांतर माध्य से, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़। आगे मेरा टेलीग्राम पे नहीं है नोट्स, मैंने अब नोट टेलीग्राम पे नहीं आएंगे दोस्तों, अब नोट्स केवल मिलेंगे ऐप पर दोस्तों। ओके, तो न्यूनतम, इसका मान क्या था? न्यूनतम होता है दोस्तों। ओके, न्यूनतम होता है मित्रों। ओके, न्यूनतम होता है। जो शून्य तो क्या होता है? समांतर पद विचलन, समांतर माध्य से, समांतर माध्य से, समांतर माध्य से ज्ञात, समांतर माध्य से ज्ञात पद विचलनों का योग, पद विचलनों का योग। अगर पद विचलनों का योग पूछे तो शून्य होता है, लेकिन समांतर माध्य से विभिन्न विचलनों के वर्गों का जो योग होता है मित्रों वो मिनिमम होता है, वो न्यूनतम होता है। यानी दोस्त आगे तो मित्रों मैंने कहा समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। देखो मित्रों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जितने भी विद्यार्थी हो राजस्थान के मित्रों, मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, मैं आपसे एक वादा चाहता हूं दोस्तों, मैं हर क्लास का एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जहां पर 3-3 हजार रुपए या 3,000 से ज्यादा फीस लेकर बच्चों से लूटमाट हो रही है मित्रों, इस लूटमाट को रोकने की जिम्मेदारी आपकी भी है दोस्तों। ये धारणा, ये वादा करना दोस्तों कि लूटमाट को रोकना दोस्तों, लूटपाट किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। आप उनको कमेंट करके बताओगे दोस्तों कि वाकई में आपकी क्लासेस कैसे चल रही है और इन क्लासेस का बेनिफिट आपको हो रहा है या नहीं हो रहा दोस्तों, ये आपको बताना दो, दिल से बताना दोस्तों के आगे। क्लियर? अगला प्रश्न, किसी बंटन में, बंटन मतलब होता है दोस्तों किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी बंटन में जहां पद मूल्य आकार में असमान हो, ओके, आकार में क्या हो? असमान हो, तो वहां पर कौन सी चीज सबसे सही मानी जाती है? मतलब किसी बंटन में दोस्तों, यहां पर बात आ रही है मतलब किसी बंटन में दोस्तों, किसी बंटन में अगर आकार में अगर किसी बंटन में जहां पद मूल्य आकार में क्या है? असमान हो, तो असमान होने पर क्या होगा मित्रों? देखो तो आपको बता दूं असमान होने पर क्या क्या स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति, समांतर माध्य बड़ा होगा मित्रों माध्यिका से, माध्यिका बड़ी होगी बहुलक से। एक हो सकता है समांतर माध्य छोटा होगा माध्यिका से, माध्यिका छोटी होगी बहुलक से। एक हो सकता है समांतर माध्य बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हरात्मक माध्य से। ये 3 स्थितियां हो सकती है, इसके अलावा चौथी स्थिति हो ही नहीं सकती। अब इसमें कहीं दिख रहेगा आपको कुछ? इसमें आपको ये स्थिति दिख रही तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि असमान बंटन अगर होता है, असमान में तो जिसको असम्मित श्रेणी कहते हैं, इसको बोलते हैं असम्मित श्रेणी, इसको दोस्तों असम्मित श्रेणी कहते हैं। और असम्मित श्रेणी में 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। एक तो दोस्तों समांतर माध्य माध्यिका से बड़ा होगा और बहुलक से बड़ा होगा, ये आपकी धनात्मक असम्मित कहलाती है, इसको धनात्मक असम्मित कहते हैं मित्रों, ये आपकी धनात्मक असम्मित श्रेणी कहलाती है। अर्थात धनात्मक असम्मित श्रेणी में समांतर माध्य का मान बड़ा होता है और बहुलक का मान सबसे छोटा होता है। ओके, जब दोस्तों बहुलक का मान सबसे बड़ा और समांतर माध्य का मान सबसे छोटा होता है तो उसे अपन ऋणात्मक असम्मित श्रेणी कहते हैं। ये आपकी ऋणात्मक असम्मित श्रेणी कहलाती है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात के लिए दूं,
समांतर माध्य का मान बड़ा होता है और हरात्मक माध्य का मान सबसे छोटा होता है। ये श्रेणी कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों कब, जब आपकी श्रेणी कैसी हो, सममित श्रेणी हो। सममित श्रेणी हो दोस्तों तब आप कह सकते हो इन तीनों का मान क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। अर्थात समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों का मान बराबर हो सकता है दोस्तों कब, जब श्रेणी कैसी हो, सममित श्रेणी हो। तो सममित श्रेणी में तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तीनों का मान क्या होता है, बराबर। तो सममित श्रेणी में तीनों का मान जो रहता है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। ओके, तो एक सममित श्रेणी में तीनों का मान क्या रहता है, बराबर आपका रहता है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक सममित श्रेणी में तीनों का मान क्या रहता है, बराबर रहता है। आगे फिर मैंने कहा मित्रों, अगर यदि किसी श्रेणी में छोटे मूल्यों को कम, ओके, छोटे मूल्यों को तो कम वेटेज देते हैं और बड़े मूल्यों को अधिक भार दिया जाता है। भाई साहब, छोटे मूल्यों को कम वेटेज अगर दे, छोटे मूल्यों को तो अपर कम, छोटे मूल्यों को कम वेटेज देते हैं और बड़े मूल्यों को ज्यादा वेटेज देते हैं, तो उस स्थिति में साधारण समांतर माध्य कम आएगा और भारित समांतर माध्य की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि आप इसमें बड़े मूल्यों को ज्यादा वेटेज दे रहे हो। ओके, मतलब बड़े मूल्यों को ज्यादा वेटेज। और देखो मित्रों, मैं आपको एक बात हूं, जब किसी श्रेणी में छोटे व बड़े मूल्यों को, छोटे व बड़े मूल्यों को, छोटे व बड़े मूल्यों को, छोटे व बड़े मूल्यों को समान भार दिया जाता है। ओके, समान भार दिया जाता है, तो उस केस में साधारण समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों बराबर होता है। लेकिन अगर किसी श्रेणी में छोटे मूल्यों को अधिक, छोटे मूल्यों को अधिक, ये मैंने समझाया भी था आपको, छोटे मूल्यों को अधिक व बड़े मूल्यों को कम, बड़े मूल्यों को कम भार दिया जाता है, तो उस केस में साधारण समांतर माध्य की वैल्यू कम और भारित, साधारण समांतर माध्य की वैल्यू ज्यादा और भारित समांतर माध्य की वैल्यू 200। नहीं बेटा मोहन यादव, नहीं होता सर, फोर आंसर ए और सी दोनों हो सकता है ना, नहीं हो सकता लाडला बेटा, नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, टेंशन वाले। ओके, लेकिन दोस्तों जब श्रेणी में छोटे मूल्यों को तो कम भार दिया जाए और बड़े मूल्यों को ज्यादा वेटेज अगर दिया जाता है, तो वहां पर साधारण समांतर माध्य की वैल्यू ज्यादा आती है और भारित साधारण समांतर माध्य की वैल्यू कम आती है और भारित समांतर माध्य की वैल्यू ज्यादा आती है। मैंने बाकायदा जब तुमको पढ़ा रहा था तो इनके प्रैक्टिकल 3 प्रश्न करके भी बताए थे, तीनों के तीनों प्रैक्टिकल प्रश्न करके आपको समझाए थे, तीनों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी में मैं दे चुका था, अच्छे से आपको समझा भी चुका था। तो दोस्तों जब श्रेणी के छोटे और बड़े मूल्यों को समान वेटेज दिया जाता है तब तो साधारण समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों बराबर होता है। जब श्रेणी के छोटे और बड़े मूल्यों को समान भार दिया जाता है तो वहां पर साधारण समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों बराबर होता है। लेकिन जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को ज्यादा वेटेज देते हैं और बड़े मूल्यों को कम वेटेज दिया जाता है, वहां पर आपका साधारण समांतर माध्य ज्यादा होता है, भारित समांतर माध्य वैल्यू कम होती है। ओके, लेकिन जब श्रेणी के छोटे मूल्य को कम और बड़े मूल्यों को ज्यादा वेटेज दोगे, तो जितना बड़े मूल्यों को वेटेज दोगे तो वहां पर भारित समांतर माध्य की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी और साधारण समांतर माध्य की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, मैं तो मजा आ गया, बोलो। कल तुम्हारा टेस्ट, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, डेली ध्यान, डेली। और तुम्हारे कम से 100-200 टेस्ट कराऊंगा, 100-200 टेस्ट कराऊंगा, देखता हूं एग्जामिनर पेपर कहां से बनाता दोस्तों। ओके, अगला मैंने कहा मित्रों आप लोगों से कि यदि समांतर माध्य 20 आपको दे रखा है और बहुलक आपका 18, तो माध्यिका की वैल्यू देखो तो आप जानते हो कि बहुलक जो होता है वो माध्यिका का 3 गुना और समांतर माध्य के 2 गुणे के अंतर के बराबर होता है, ये जानते हो। बहुलक की वैल्यू आपकी 18 है, माध्यिका मेरे को पता नहीं, समांतर माध्य की वैल्यू आपकी 20 है। तो यहाँ पर 18 प्लस अगर 40 करूँगा तो ये 3m आपका हो जाएगा, तो 3m बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 58। तो m की वैल्यू देखिए 58 में भाग दूंगा आपका 3 का, तो ये आ जाएगा 19 से 57 33.33। ओके, तो 19.33 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आप कह सकते हो देखो इस श्रेणी को, अच्छा ये श्रेणी कौन सी, देखो इस श्रेणी में समांतर माध्य की वैल्यू माध्यिका से वैल्यू से ज्यादा है, माध्यिका बहुलक से बड़ा है, इसका मतलब ये श्रेणी धनात्मक असममित श्रेणी है। ये श्रेणी कौन सी, धनात्मक असममित श्रेणी है। ओके,
धनात्मक असम्मित श्रेणी है। ओके, धनात्मक असम्मित श्रेणी है, इसको अपन धनात्मक असम्मित श्रेणी कहते हैं मित्रों। ये अपनी धनात्मक, इसको वो अपन धनात्मक असम्मित श्रेणी कहते हैं। ये अपनी धनात्मक असम्मित श्रेणी का पार्ट मानी जाती है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, धनात्मक असम्मित श्रेणी के अंतर्गत शामिल करूंगा। ये मेरी धनात्मक असम्मित श्रेणी का पार्ट यहाँ पर मानी जाती है। ओके, अगला प्रश्न, 75वीं सत्वम क्या होता है मित्रों। ये 275 सत्वम क्या होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो ये तृतीय चतुर्थक के मान के बराबर होता है। ओके, जैसे अगर तुम अगर 25वीं सत्वम पूछता है, तो 25वीं सत्वम शतकम पूछता तो दोस्तों आपका क्वार्टलाई फर्स्ट के बराबर होती। अगर 50वीं सत्वम पूछता, 50वीं शतकम पूछता दोस्तों, तो क्वार्टलाई 2 के बराबर होती, अर्थात ये किसके बराबर, माध्यिका के बराबर होती। ये माध्यिका के बराबर अपनी होती। विष्णु समाग्रह की विष्णु ग्रह के सर मैं तो रात को सोना ही भूल गया मित्रों। अभी तो रुक जाओ, कल रीड का एग्जाम है, इसलिए दोस्तों मेरा पूरा दिमाग रीड की तरफ है। आप देखते जाओ दोस्तों, खूब मजा आएगा तुमको, तुम्हारे एंजॉय करोगा, तुमको इतना एंजॉय मिलेगा दोस्तों यहाँ पढ़ने के बाद। बस तुम्हारा काम है दोस्तों, जहां पर बच्चों के साथ लूटमाट हो रही है ना मित्रों, उसको रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप चाहे कुछ भी करो दोस्तों, कुछ भी बोलो, मेरे को पता नहीं, लेकिन बच्चों के साथ लूटमाट कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये ना, तो अगर मैं कहूँ 25, देखो मैंने कहा 25वीं शतकम दोस्तों ये आपके प्रथम चतुर्थक के बराबर होती है। 50वीं शतकम जो होती है, 50वीं शतकम जो होती है वो आपके दूसरे चतुर्थक या माध्यिका की वैल्यू के बराबर होती है, माध्यिका की वैल्यू के बराबर होती है। आगे, चार्लियर शुद्धता, चार्लियर की जांच, चार्लियर शुद्धता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मित्रों। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न पूछा कि चार्लियर की जब आता है, तो चार्लियर को लेकर प्रश्न कि चार्लियर की शुद्धता का मापन करने के लिए दोस्तों किसका, तो चार्लियर की शुद्धता का मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। समांतर माध्य का, गुणोत्तर माध्य का दोस्तों, या बहुलक का, या दोस्तों हरात्मक माध्य का। तो चार्लियर की शुद्धता की बात यहाँ पर की जा रही है। तो चार्लियर की शुद्धता का मापन करने के लिए समांतर माध्य, समांतर माध्य में चार्लियर की शुद्धता का मापन करने के लिए समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। चार्लियर ने दोस्तों अपना एक सूत्र दिया था कि सिग्मा एफ डी जो एफ डी एक्स जो एफ सिग्मा एफ डी एक्स जो होता है वो अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स प्लस 1, ओके, और रूट आ जाएगा माइनस सिग्मा एफ, इसके बराबर होता है। ये बात दोस्तों समांतर माध्य के संबंध में चार्लियर ने अपने सूत्र के माध्यम से कही थी। तो चार्लियर की शुद्धता का जांच परीक्षण समांतर माध्य के लिए किया जाता है। आगे, 7 अवलोकन यानी 7 श्रेणियों का समांतर माध्य 100 है और 3 अवलोकन समांतर माध्य 50 है। तो दोनों का सामूहिक समांतर माध्य कितना होगा। देखो तो आप जानते हो कि 7 श्रेणियों का समांतर माध्य आपका 100 है। तो बताओ इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 होगी या नहीं होगी, क्योंकि समांतर माध्य का बीजीय विवेचन संभव है मित्रों। तो 7 श्रेणियों का समांतर माध्य 100 है, तो इनका टोटल हो जाएगा आपका 700। ओके, जबकि 3 श्रेणियों का समांतर माध्य 50 है, 3 श्रेणियों का समांतर माध्य 50 तो टोटल हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा आपका 850, कितना 850। तो 10 श्रेणियों का टोटल हो जाएगा 850। तो इनका मीन हो जाएगा, इनका माध्य हो जाएगा 850 बटे में 10, तो आ जाएगा 85। ओके, कितना 85 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ओके, तो 7 श्रेणियों का देखो मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर साफ साफ लिखा कि 7 श्रेणियों का समांतर माध्य 100 है, तो इनका टोटल हो जाएगा 700। 3 श्रेणियों का समांतर माध्य 50 है, तो इनका टोटल हो जाएगा 150। तो बताओ टोटल 10 श्रेणियों का टोटल हो जाएगा दोस्तों 850, तो इनका माध्य हो जाएगा आपका 85। सिंपल सी बात है। आगे मैंने कहा दोस्तों 0.062 का व्युत्क्रम कितना होगा। व्युत्क्रम की बात आपसे पूछा कि इनका व्युत्क्रम कितना होगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर देना है कि ये प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है मित्रों के। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, समझोगे, जानोगे और परखोने की बात यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। तो अब इसको परखने की जिम्मेदारी आपके। देखो व्युत्क्रम का मतलब कि 1/0.062। ओके, यहाँ पर जब 1 में अगर 1/062 की अगर भाग करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 16.129। ओके, 16.129 आपके सामने आ जाएगा। तो 16.129 आएगा तो इसका होगा 16.113 आपके सामने, क्योंकि मित्रों व्युत्क्रम का मतलब है 1/1 में भाग देना मित्रों। ओके, आगे और व्युत्क्रम का प्रयोग दोस्तों कौन से माध्य में किया जाता है, हरात्मक माध्य में दोस्तों। कहाँ पर होता है, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, हार्मोनिक मीन के अंतर्गत दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। आगे अगला प्रश्न में तो
पद विचलन विधि के द्वारा, मैंने कहा दोस्तों पद विचलन विधि के, मित्रों पद विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य परिकल्पित करने में पद विचलन होगा मित्रों। तो देखो पद विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य परिकल्पित करने में पद विचलन की मान कैसे निकालते हैं, तो पद विचलन का मान निकालते हैं x माइनस कल्पित माध्य बटे में दोस्तों आई करेंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र काम में लिया जाता है दोस्तों। ओके, तो मित्रों मैंने कहा, मैंने जाना, मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कि पद विचलन विधि जो आप कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, इसको अपन स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। ये अपना स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है जो समांतर माध्य का मापन करने के लिए किया जाता है। और स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग दोस्तों तब किया जाता है जब किसी कल्पित माध्य को जब किसी कल्पित माध्य को आधार मानकर समांतर माध्य की गणना की जाती है। जब किसी कल्पित माध्य को आधार मानकर समांतर माध्य की गणना की जाती है तब आपके स्टेप डेविएशन मेथड काम में लिया जाता है। ओके, आगे मैं कहूँ योग विधि द्वारा, किसी योग विधि के द्वारा, योग विधि के द्वारा समांतर माध्य के परिगणन का सूत्र है मित्रों। ओके, योग विधि के द्वारा दोस्तों यहाँ पर बात है कि योग विधि के द्वारा समांतर माध्य के परिगणन का सूत्र कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और एफ का मान, ओके, तो यहाँ पर देखो एम हो गया माध्य का, अधिकतम वर्ग का मध्य बिंदु। ओके, ये है आपके सामने ये। ओके, तो एफ का मान कितना होगा, तो एफ का मान अब दोस्तों आप जानते हो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इस तरह से। अब देखो कितना घुमा फिरा के प्रश्न तुमको दे रखा है, मतलब इतना घुमा के इस प्रश्न को दे दिया, जबरदस्ती कोई लेना दोना। यानी इसमें दोस्तों अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई भी मतलब नहीं दोस्तों, बिना मतलब का प्रश्न है। तो ये आपका दोस्तों योग विधि के द्वारा समांतर माध्य का सूत्र आपको दे रखा है। ये बिना मतलब को आपको यहाँ पर पता क्या क्या चीजें घुमा फिरा के दे दी। ये आपका योग विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है दोस्तों, आप जानते हो, इसको समझते हो। अब देखो तो आपके सामने आता है मित्रों। ओके, अच्छा दोस्तों ये इंग्लिश में भी आपका इधर इंग्लिश में आ गया तो कोई दिखा आगे। अब देखो यहाँ पर देखो मित्रों आपके सामने कुछ डेटा आपको दे रखे हैं, आपके सामने कुछ डेटा दे रखे हैं मित्रों, जिसमें आपका स्थानीय नगर ए और प्रमाणित नगर बी है। स्थानीय नगर आपके सामने ए है और प्रमाणित नगर की बात करें, प्रमाणित नगर दोस्तों बी है। अशोधित मृत्यु दर, ओके, अशोधित मृत्यु दर, यहाँ पर अशोधित मृत्यु दर है मित्रों आपकी 22.5, यहाँ पर 22.5 है। जबकि प्रमापित मृत्यु दर जो है मित्रों वो 23.25 है। तो प्रति हजार की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों आप लोगों से कि यहाँ से सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये पूछा कि दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि दोनों नगरों की स्वास्थ्य स्थिति समान है, नगर ए बी की तुलना में अधिक स्वस्थ है, नगर बी जो है मित्रों, नगर जो बी है मित्रों वो आपके ए की तुलना में अधिक स्वस्थ है मित्रों। ओके, या मैं कह दूं दोस्तों यहाँ पर मैं कह दूं कि नगर निर्णय नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न आपसे पूछा कि डिसीजन नहीं लिया जा सकता। बताओ दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, ये बताओ दोस्तों। ये आपको मैं जीवन संबंध के अंदर पढ़ाया था आप लोगों को। बताओ इसका आंसर क्या करोगे। अब देखो आपके सामने यहाँ पर अशोधित मृत्यु दर है, आपके दोनों की समान दे रखी है, दोनों की समान, यहाँ पर दोनों की स्थिति क्या है मतलब समान है। और प्रमाणित मृत्यु दर भी दोनों की क्या है मतलब ये आपके सामने प्रमाणित मृत्यु दर भी आपको दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो अपन बात करें तो मेरे हिसाब से सी नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोनों नगरों की स्वास्थ्य स्थिति क्या होगी, समान होगी। नहीं दोस्तों आप सी नहीं कर सकते, बी ए के अधिक। कैसे स्वस्थ होगा दोस्तों आप ये नहीं बता सकते, इसमें कैसे बता सकते हो आप बता नहीं सकते, कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की स्थिति समान होगी। तो आंसर की में गलत होगा दोस्तों। आगे अगला मित्रों
व्यक्तिगत अवलोकनों की श्रेणी में गुणोत्तर माध्य की गणना अपन करते हैं तो इस तरह से करते हैं, लॉगरिथम टेबल log x बटे में n, ये एक आपका होता है गुणोत्तर माध्य निकालने का सूत्र व्यक्तिगत श्रेणी में। हालांकि कोई काम नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको याद रखना मित्रों कि व्यक्तिगत अवलोकनों की श्रेणी में गुणोत्तर माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा log x अपॉन n। इस प्रकार से अपन इसकी कैलकुलेशन। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है, ये प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। देखो आप जानते हो मित्रों कि अर्थ में आप जानते हो कि ज्योमेट्रिक जो मीन होता है मित्रों वो आपका हार्मोनिक मीन, ओके, आपका अर्थमेटिकल मीन और हार्मोनिक मीन का 200 गुणोत्तर मान। आगे रेखा बेटा स्टडी तो पूरी हो गई, तो टेस्ट सीरीज चल रही बेटा, पूरी स्टडी को 1 नंबर से देखो, वीडियो 1 नंबर से देखो, स्टडी पूरी हो चुकी। तो यहाँ पर ये आपका सही है तो, क्योंकि ज्योमेट्रिक देखो अगर तुमसे कोई कहते कि अर्थमेटिकल मीन तुम्हारा 64 है और हार्मोनिक मीन 200 तुम्हारा अगर मैं कहता हूँ 49 है, और तुमसे पूछे कि ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, तो आप बता सकते हो कि ज्योमेट्रिक मीन होगा दोस्तों आप लोगों के सामने, ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू निकल के आएगी, ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अर्थमेटिकल मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 64 इंटू में 49, ओके, तो यह आ जाएगा 8 इंटू में 7, 256 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो 56 आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल गया, क्योंकि मतलब ज्योमेट्रिक जो मीन होता है आपका जो गुणोत्तर माध्य होता है वो आपके हरात्मक माध्य और समांतर माध्य के गुणनफलों का क्या होता है, वर्ग आपका रूट होता है मित्रों के, रूट होता है। यानी आपका जो गुणोत्तर माध्य जो होता है वो आपका हरात्मक माध्य और समांतर माध्य के गुणनफलों का क्या होता है, रूट होता है। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी दोस्तों, ओके। इस प्रकार अगला प्रश्न है, एक श्रेणी में, मैंने कहा एक श्रेणी में कितने चतुर्थकों की गणना की जा सकती है। तो एक श्रेणी में दोस्तों अगर बात कितने चतुर्थक, तो एक श्रेणी में केवल 3 चतुर्थकों की गणना की जा सकती है, जिसमें प्रथम चतुर्थक होता है श्रेणी का 75% भाग, दूसरा चतुर्थक होता है श्रेणी का 50% भाग जो आपकी माध्यिका कहलाती है, और एक होता है तीसरा चतुर्थक भाग जो 75% होता है मित्रों। ये आपको ध्यान में रखने का। देखो चतुर्थक श्रेणी को 4 भागों में बांटती है, चतुर्थक श्रेणी को 4 भागों में बांटती है, चतुर्थक श्रेणी को 4 भागों में बांटता है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर मान केवल 3 निकल सकते हैं। प्रथम चतुर्थक जो 75% होता है, दूसरा चतुर्थक जो 50% और तीसरा चतुर्थक जो 75% होता है। ये आपको ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। तो एक श्रेणी में कितने चतुर्थकों की गणना की जा सकती है, तो चतुर्थक की बात आती है तो देखो श्रेणी चतुर्थकों की बात आती है तो पहले तो ये समझना कि श्रेणी में कोई भी चतुर्थकों को 4 भागों में बांटा जाता है, लेकिन उसके मान 3 होते हैं। प्रथम चतुर्थक 25% के इक्विवेलेंट होता है, दूसरा चतुर्थक 50% के इक्विवेलेंट और तीसरा 75% के इक्विवेलेंट अपना रहता है। अगला 2 अंक 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा, ओके, 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा, ये बात आपसे। तो मित्रों आप जानते हो यहाँ पर 2 अंकों का गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो 8 इंटू 18 करोगे, 8 इंटू 18 करोगे तो मित्रों 8 64 आ जाएगा आपका 44, तो मित्रों क्या जाएगा 12 आ जाएगा। कितना जाएगा 12 आपके सामने निकल कर आ जाएगा, ओके, 12 आपका सामने निकल कर आ जाएगा, ओके। तो दोस्तों ये था आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक छोटा सा टेस्ट। दो डेली आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा मित्रों। अब बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको टेस्ट और क्या रहा आपका स्कोर, बताओ मजा आया नहीं? डेली दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट, कल तुम्हारे 2 टेस्ट होंगे, एक स्टैटिक्स का होगा और एक मैथमेटिक्स का होगा, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि स्टैटिक्स में कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा और मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक का टेस्ट हरीश सर लेंगे। हरीश सर आपका मैथमेटिक्स को टेस्ट लेंगे, मैंने कहा था हरीश सर और मैं दोनों मिलकर आपको मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे मित्रों। तो यहाँ तक की बात के लिए मित्रों, ओके। तो ये था दोस्तों आपके सामने आज का टेस्ट। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। अब देखो मित्रों मैं आपके सामने दोस्तों कुछ बातें बताऊं, जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को अपने ग्रुपों में शेयर किया करो, जितना हो सके वहां तक फैलाया करो, आप लोगों को सारी जानकारी इनके माध्यम से मिलती रहेगी, ओके। थैंक यू मित्रों, आज के लिए विदा लेता हूं सर, ओके। तो थैंक यू मित्रों। बेटा ज्योमेट्रिक मीन निकालना बता दिया ना बेटा आपको, ज्योमेट्रिक मीन 3 संख्याओं तक पूछ सकता है बेटा, ओके बेटा। मोनिका ज्योमेट्रिक मीन कल 3 संख्याओं तक पूछेगा, चौथी संख्या तुमसे नहीं पूछेगा, टेंस, चौथी संख्या मेरे से भी नहीं निकली तो तुमसे भी नहीं निकलेगी, टेंस वालों, ओके। तो इसके लिए दिमाग मत लगाया करो आप लोग, दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाते समय बहुत से एग्जांपल आपको दे रखे, बहुत सी बातें आपको समझा रखे, ओके। थैंक यू मित्रों, इसी प्रकार जुड़े रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, बिंदास रहिए। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू।